बॉलीवुड के मरूफ अदाकार और कई कामयाब फिल्मों के हीरो सुनील दत्त 6 जून 1929 को पाकिस्तान के शहर जेलम में पैदा हुए। इनकी ज़िंदगी का सफ़र 25 मई सन 2005 को ख़त्म हो गया। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो बम्बई पहुंचे तो उनकी उम्र तकरीबन 17-18 साल थी। ये इंटरव्यू बम्बई की एक मरूफ फिल्मी सहाफ़ी लता चंदनी ने लिया था और ये सुनील दत्त का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। सुनील दत्त जब बम्बई पहुंचे तो इनकी जेब में 15-20 रुपये थे। उन्होंने बताया वो बम्बई में दर बदर फिरते रहते थे। सबसे पहला मसला तो सर छुपाने का था। मुंबई में सर्दी तो नहीं थी लेकिन बारिश होती रहती थी, जो फुटपाथों पर सोने वालों के लिए एक मसला होता था। बारिश हो जाए तो वो सामने की इमारतों के बरामदे वगैरह में पनाह ले लेते थे या फिर फुटपाथों पर ही भीगते रहते थे। उनसे सवाल हुआ तो फिर क्या आपने किया, आप कहाँ रहे? जवाब उन्होंने दिया कि रहना क्या था, फुटपाथों पर रातें गुजारता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ। दिन के वक्त फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाता मगर अंदर दाखिल होने का मौका ही ना दिया जाता। आखिर मुझे काला घोड़ा के इलाके में एक इमारत में एक कमरा मिल गया, मगर ये कमरा मेरा तनहा नहीं था, इसमें और भी 8 अफराद रहते थे। मैंने अपने घर वालों से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे हर महीने कुछ पैसे भेजना शुरू कर दिए। मैंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया था ताकि कम अज़ कम BA तो कर लूँ। उनका कहना था कि मेरा हमेशा से अकीदा रहा है कि आप ख्वाह हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हर मज़हब मोहब्बत और प्यार करना सिखाता है, लड़ाई झगड़ा और नफ़रत करना नहीं। मैंने कॉलेज में पढ़ने के साथ मुंबई में ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी काम किया। मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहता था और घर वालों पर किसी किस्म का मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। इन दिनों मुंबई में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी। इतनी शदीद गर्मी में एक ही कमरे में 8-10 आदमी कैसे सो सकते थे? गर्मी की वजह से हमारा दम घुटने लगता तो हम रात को सोने के लिए फुटपाथ पर चले जाते थे। ये फुटपाथ एक ईरानी होटल के सामने था। ईरानी होटल सुबह 5:30 बजे खुलता था। इसका मतलब यह था कि हमें 5:30 बजे बेदार हो जाना चाहिए था। होटल खुलते ही हमारी भी आंख खुल जाती। ईरानी होटल का मालिक हमें देखकर मुस्कुराता और चाय बनाने में मसरूफ़ हो जाता। हम सब उठकर इसके छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाते और गरम गरम चाय की एक एक प्याली पीते। इस तरह हम ईरानी होटल के मालिक के सबसे पहले गाहक हुआ करते थे और वो हमसे बहुत मोहब्बत से पेश आया करता था। वो अक्सर हमारी हौसला अफजाई करता और कहता कि फ़िक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। देखो जब बड़े आदमी बन जाओ तो मुझे ना भूलना, कभी कभार ईरानी चाय पीने और मुझसे मिलने आ जाया करना। दूसरों का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं कभी कभार जनूबी बम्बई में इसे मिलने और एक कप ईरानी चाय पीने के लिए चला जाता था। वो मुझे मिलकर बहुत खुश होता था और मेरी तरक्की पर वो बहुत ज़्यादा खुश था। ईरानी चाय पीने के बाद अपनी सुबह की क्लास के लिए कॉलेज चला जाता। वो भी खूब दिन थे। अब याद करता हूँ तो बहुत लुत्फ़ आता है। इन दिनों मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए मैं कम से कम खर्च करता था और कॉलेज जाने के लिए भी सबसे सस्ता टिकट खरीदा करता था। बाज़ औक़ात तो पैसे ना होने की वजह से मैं अपने स्टाफ से ही पैदल उतर कर कॉलेज चला जाता था। इस वक्त हमारी जेब सिर्फ ईरानी कैफ़े में खाने पीने की ही इजाज़त देती थी। आज के नौजवान 5 स्टार होटलों में जाकर लुत्फ़ उठाते हैं, मगर इन दिनों ईरानी कैफ़े में ही हमारे लिए खाने पीने और गपशप करने के लिए बेहतरीन जगह थी। मुझे ये देखकर हैरत होती थी कि वेटर एक के ऊपर एक 12 प्यालियाँ कैसे रखकर गाहकों को तकसीम करता है। ऐसा तो कोई सर्कस का जोकर ही कर सकता है। इसका ये तमाशा बार बार देखने के लिए बार बार इससे चाय मंगवाता था, हालांकि बजट इजाज़त नहीं देता था। ईरानी होटल इस ज़माने में मुझ जैसे जद्दोजहद करने वाले खाली जेब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा हुआ करते थे। मैं सोचता हूँ अगर मुंबई में ईरानी होटल ना होते तो मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग वैसे ही मर जाते। मैं 50 साल के बाद अपना आबाई गांव देखने गया जो कि अब पाकिस्तान में है। मुझे याद है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुझे मदऊ किया था। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मैं अपना आबाई गांव देखना चाहता हूं। वो बहुत मेहरबान और शफीक हैं। उन्होंने मेरे लिए तमाम इंतज़ामात करवाए। मेरे गांव का नाम खुर्द है
ये झेलम शहर से 14 मील के फासले पर है। मेरा गांव दरियाए झेलम के किनारे पर है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। गांव से निकलते ही झेलम के पानी का बहता हुआ नज़ारा काबिल दीद है। पाकिस्तान से जाने के बाद कभी भी लाहौर नहीं आया। कराची तो आना हुआ। कराची में मुझे बेनज़ीर भुट्टो की शादी में मदऊ किया गया था। मेरी बीवी नरगस मेरा गांव देखना चाहती थी। मैं भी अपना गांव देखना चाहता था। पुराने दोस्तों से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। वो जानना चाहती थी कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ा और स्कूल किस तरह जाया करता था। मैं DAV स्कूल में पढ़ता था और 6वीं जमात तक घोड़े पर बैठकर स्कूल जाता था। मेरा स्कूल 8 मील दूर था। स्कूल जाने के लिए कोई दूसरा ज़रिया ना था। मेरे पिताजी ज़मींदार थे। हमारे घर में बहुत सारे घोड़े थे। मुझे स्कूल ले जाने वाला घोड़ा सबसे अलग रखा जाता था। सुनील दत्त ने अपनी तालीम का सिलसिला मेहनत, मजदूरी और जदोजहद के ज़माने में भी जारी रखा था, जो कि दानिशमंदाना फ़ैसला था। BA करने के बाद उन्होंने बहुत से छोटे मोटे काम किए, फुटपाथों पर सोए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सुनील दत्त की ज़िंदगी की इस कहानी में हमारे लिए भी सबक है कि इंसान मेहनत करे, कैसे भी हालात हों, हिम्मत मत हारें, साबित कदम रहें। एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इल्मदान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।